हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट मैरिज दी डेविल इस स्टोरी का 100 एपिसोड हमने दिया था और आप सभी के रिक्वेस्ट पर हमने इसके आगे के एपिसोड बनाना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, इस स्टोरी को पूरा जरूर सुनिएगा। और जीन्स किसी दोस्तों ने इस स्टोरी का पिछला एपिसोड नहीं सुना है, वह 1 से लेकर पूरा 100 तक एक ही वीडियो में इस पूरी स्टोरी को सुन सकते हैं। इसके लिए हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लिंक को टच कर वीडियो में जाकर 1 से लेकर 100 तक की पूरी स्टोरी एक ही वीडियो में सुन सकते हैं। और भी स्टोरी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसे स्टोरी को देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इस 3:40 जब 125 सक्षम खुराना की मौत, पीछे आ रही कार से गोलियां सक्षम की कार पर भी चलने लगी थी। नियति बहुत ज्यादा घबरा गई थी और सक्षम कार बहुत तेज चल रहा था। सक्षम ने कार वहां से दूसरे रास्ते पर मोड़ दी ताकि वो उन लोगों का एक बार ध्यान भटका सके, लेकिन उन हमलावरों की कार सक्षम की कार के लगातार पीछे आ रही थी। सक्षम काफी देर तक उन्हें रोकने की, उनका ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश करता रहा, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। सक्षम ने अपना फोन निकाला, वो किसी को कॉल लगाने लगा, लेकिन पीछे से उस कार ने सक्षम की कार को टक्कर मारी और सक्षम का फोन कार में ही गिर गया। उनकी कार को झटका लगा। नियति बहुत ज्यादा घबरा गई थी, लेकिन सक्षम बार बार उसे संभाल रहा था, हौसला दे रहा था और शांत रहने को कह रहा था, क्योंकि इस टाइम उसके लिए नियति की जान से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं था। सक्षम को कोई रास्ता नजर नहीं आया तो सक्षम ने नियति से कहा, नियति कार का दरवाजा खोलो और कार से बाहर कूद जाओ। सक्षम की बात सुनकर नियति को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ कि अब वो क्या कह रहा है, और उसने हैरानी से सक्षम की तरफ देखा। समझ में नियति को ऐसे सोचते हुए देखकर कहा, सोचने का टाइम नहीं है, तो जितना कहा है उतना करो। कार दरवाजा खोलो और जल्दी से बाहर कूद जाओ, अब और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। नियति, ये आप क्या कह रहे हैं? आपको पता भी है आपको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मरेंगे तो भी साथ ही मरेंगे, कुछ नहीं होगा हम दोनों को। सक्षम, मुझे पता है तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ होने दूंगा और मेरी जान इतनी आसानी से नहीं जाएगी, तुम जानती हो। तुम भरोसा रखो, मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगा। नियति, वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन आपको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आपके साथ रहूंगी मैं। सक्षम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सक्षम अभी भी कार बहुत तेज चल रहा था। वो कार उनके पीछे थी और सक्षम की कार पर गोली चला रहे थे। जब सक्षम ने देखा नियति उसकी बात नहीं सुन रही तो सक्षम ने कहा, सॉरी नियति, लेकिन अब इसके अलावा और मेरे पास कोई चारा नहीं है। तुम वैसे मेरी बात मानने वाली नहीं हो। नियति कुछ समझती उससे पहले सक्षम ने आगे बढ़कर नियति की साइड वाला दरवाजा खोला और नियति को बाहर धक्का दे दिया। नियति रोड पर एक साइड जाकर कार से बाहर गिर गई और सक्षम कार आगे बढ़ा दी। नियति का सर एक पत्थर से जाकर टकरा गया और वी चोट लगकर वहीं बेहोश हो गई। सक्षम की कार स्पीड से आगे बढ़ रही थी। उन लोगों ने सक्षम की कार पर जब इस बार गोली चलाई तो उसके टायर पर जाकर गोली लगी। सक्षम की कार रोड से नीचे उतर गई और वो जाकर खाई की तरफ बढ़ गई। सक्षम कार को कंट्रोल नहीं कर पाया, क्योंकि इतनी सारी गोलियां लगने की वजह से कार में खराबी आ गई थी। सक्षम एक बार पीछे मुड़कर देखा और फिर स्माइल करते हुए कहा, सॉरी नियति, मुझे पता है तुम मेरा इंतजार करोगी। सक्षम की कार सीधा जाकर खाई में गिर गई और पीछे आने वाले उन लोगों की कार वहीं रुक गई। सक्षम की कार को नीचे गिरते हुए देखकर वो लोग थोड़ा पीछे हटे और उनके चेहरे पर स्माइल आ गई। सक्षम की कार को आग लग गई थी। उन लोगों ने मुस्कुराते हुए उनमें से एक ने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल लगाते हुए कहा, हेलो मैम, काम हो गया। सक्षम खुराना नहीं रहा, कार के साथ ही वो खाई में गिर गया है। सामने से किसी औरत की आवाज आई, बहुत अच्छे, बस इतना ही काम था, तुम लोगों को पैसे मिल जाएंगे। अब शहर से बाहर दफा हो जाओ कुछ दिनों के लिए।
उस आदमी ने फोन कट कर दिया और अपने बाकी आदमी को लेकर कर में वहां से चला गया। सामने से माँ किसी ने नियति के बारे में पूछा ना उन लोगों का नियति की तरफ ध्यान गया था। नियति कार से बाहर गिरी, किसी ने उसकी तरफ देखा नहीं क्योंकि उन लोगों का ध्यान सीधा सक्षम की कार के तरफ था। दूसरी तरफ नियति जो अभी तक सड़क के एक साइड रोड पर बेहोश पड़ी थी। तभी एक कार वहां से गुजरी और उस कार में से किसी की नजर नियति पर पड़ी और कार रुक गई। उसमें कोई और नहीं अंकित और रीवा ही थे। उन लोगों ने नियति को सड़क पर बेहोश देखा और रीवा ने जल्दी से कार से उतरते हुए कहा, ओ माय गॉड अंकित, ये तो नियति है, क्या हुआ इसे? जल्दी जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, इसके सर से खून निकल रहा है। अंकित ने जल्दी से रीवा की हेल्प के साथ नियति को कार में लिटा दिया और रीवा पिछली सीट में नियति के साथ बैठ गई। अंकित कार ड्राइव कर रहा था। वो लोग अस्पताल की तरफ गए। रीवा ने नियति के चेहरे पर पानी के छींटे मारे, लेकिन नियति होश में नहीं आ रही थी। उसके सर से काफी खून बह रहा था। अंकित भी थोड़ा घबराया हुआ था। भले ही वो नियति का नफरत करने लगा था उसके धोखे के बाद, लेकिन फिर भी उसमें इंसानियत तो थी ना। रीवा ने अंकित से कहा, पता नहीं क्या हुआ होगा, सक्षम को पता होगा कि उसकी बीवी के साथ क्या हुआ है। तुम जल्दी से कॉल करो और बताओ ना उसे। अंकित ने कार ड्राइव करते हुए कहा, रीवा हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उसे बता देंगे, अभी इसका हॉस्पिटल पहुंचना ज्यादा जरूरी है। रीवा, अंकित, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, कहीं सक्षम ने तो इसके साथ कुछ नहीं किया ना, ऐसा वैसा, या किसी ने इसके साथ कुछ गलत तो नहीं किया। सक्षम तो ठीक होगा ना? उद्धरण चिन्ह। अंकित, उसे क्या होगा, सक्षम खुराना है, कोई मामूली इंसान नहीं है वो, और तुम ज्यादा सोचो मत, हो सकता है ये किसी ड्राइवर वगैरह के साथ आ जा रही हो और उसने पैसे वैसे छीन लिए हों। वैसे भी उसके पास कोई पर्स वगैरह तो है नहीं और उसका फोन भी नहीं है। रीवा ने आगे कुछ नहीं कहा और अंकित ने कार चलाना जारी रखा। करीब 40 से 45 मिनट के बाद कार अस्पताल के सामने आकर रुकी। अंकित और रीवा ने सहारे से नियति को कार से निकाला और अंदर से तो वार्ड बॉय स्ट्रेचर लेकर आए और नियति को स्ट्रेचर पर लेटाकर अंदर ले गए और डॉक्टर जल्दी से नियति के पास आए, उसका इलाज शुरू कर दिया। नियति के सर पर चोट ज्यादा गहरी तो नहीं आई थी, लेकिन शायद शोक की वजह से वो बेहोश हो गई थी। थोड़ी देर बाद जब डॉक्टर बाहर आए तो अंकित और रीवा वहीं खड़े थे। अंकित और रीवा आगे गए और रीवा ने कहा, डॉक्टर वो ठीक तो है ना? क्या हुआ है, उसे ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? होश आ गया क्या उसे? डॉक्टर ने कहा, डोंट वरी मैम, उन्हें ज्यादा गहरी चोट नहीं आई, लेकिन शायद किसी बात का बहुत गहरा सदमा लगा है उन्हें और वो बार बार सक्षम बुला रही है, प्लीज उन्हें बुला दीजिए। रीवा अंकित की तरफ देखा और अंकित ने कहा, मैंने बहुत बार कॉल ट्राई किया है उसका, लेकिन उसका नंबर नहीं मिल रहा, फोन स्विच ऑफ हो रहा है, और रजत को कॉल किया, वो बोल रहा था कि सक्षम न खुराना हाउस में है और ना ऑफिस में। हो सकता है ये दोनों घर में साथ में निकले हो और सक्षम किसी खतरे में हो। रीवा, नहीं अंकित, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो नियति का क्या होगा? हमें कुछ करना होगा, सक्षम को ढूंढना होगा। अंकित, हम तब तक कुछ नहीं कर सकते रीवा, जब तक नियति होश में नहीं आ जाती। वही हमें कुछ ना कुछ बता सकती है, तभी हमें सक्षम का पता चलेगा और तभी हम कुछ कर सकते हैं। वैसे भी रजत ने कहा है वो सक्षम को ढूंढने की कोशिश कर रहा है और वो जल्दी से ढूंढ लेगा। जहां उसका फोन लास्ट पर बंद हुआ था, रजत वहां की लोकेशन ट्रेस कर रहा है। वो सक्षम खुराना है, उसे कोई इतनी देर तक छुपा कर नहीं रख सकता। रीवा, वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि अभी नियति को सक्षम की जरूरत है और अगर सक्षम किसी भी हालत में है उसे इस वक्त यहाँ आना चाहिए, हो सकता है वो भी खतरे में हो। अभी हमें एक दोस्त की तरह नियति की हेल्प करनी चाहिए, बाकी सब कुछ भूल कर।
अंकित ने कोई जवाब नहीं दिया और तभी अंकित का फोन बजने लगा। अंकित ने देखा रजत का फोन आ रहा था। अंकित ने फोन उठाया और सामने से रजत की आवाज आई, हेलो मिस्टर ओबरॉय, सक्षम सर की लोकेशन का पता चल गया है। शहर के बाहर खाई के पास उनकी कार मिली है और सक्षम सर का कुछ पता नहीं चल रहा। मुझे लगता है जरूर कुछ सीरियस प्रॉब्लम है। अंकित, लेकिन अगर कुछ हुआ भी है तो वो सिर्फ नियति बता सकती है और वो अभी तक होश में नहीं आई। रजत, हाँ मैं आ रहा हूँ वहाँ हॉस्पिटल ही। नियति मैम से ही पता चलेगा कि क्या हुआ था, सक्षम सर कहाँ पर है। तभी अंदर से एक नर्स बाहर आई और उसने नियति और अंकित की तरफ देखकर कहा, उन्हें होश आ गया है और वो मिस्टर सक्षम खुराना से मिलना चाहती है तो बार बार उनका नाम ले रही है। अंकित ने फोन पर रजत से कहा, रजत जल्दी आ जाओ अगर नियति से कुछ भी पूछना है तो। अभी वो बार बार सक्षम का ही नाम ले रही है। रजत ने हो बोलकर कॉल कट कर दिया और अंकित और रीवा नियति के पास रूम में गए। नियति को होश आ गया था, उसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी। वो बार बार सामने की तरफ देख रही थी। रीवा और अंकित नियति के पास गए। रीवा ने उसके पास जाकर उसके हाथ में अपना हाथ रखते हुए कहा, नियति तुम ठीक तो हो ना? ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? ये सब कैसे हो बता सकती हो? नियति ने एक बार रीवा की तरफ और दूसरी नजर अंकित की तरफ देखा, फिर उसने वहां से उठने की कोशिश करते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं बताना, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे बस सक्षम से मिलना है। अभी कहाँ है? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? रीवा कुछ कहती उससे पहले ही अंकित ने कहा, देखो नियति, अभी ज्यादा कुछ छुपाने का फायदा भी नहीं है और हम ज्यादा तुम्हें बता भी नहीं सकते, क्योंकि हमें खुद नहीं पता। हमें तुम रोड पर बेहोश मिली थी तो हम तुम्हें यहाँ पर ले आए। अभी तुम बताओ क्या हुआ था और सक्षम कहाँ पर है? नियति ने घबराते हुए रीवा से कहा, मुझे सच में नहीं पता। वो लोग हमारी कार के पीछे लग गए थे। वहाँ कुछ गार्ड्स पीछे हमारे साथ। वो कहाँ है? उन लोगों से पूछिए सक्षम कहाँ है। सक्षम ने मुझे कार से नीचे धक्का दे दिया ताकि मैं बच सकूं और वो आगे चले गए। मुझे कुछ नहीं पता उसके बाद क्या हुआ। नियति बात बताते हुए पैनिक करने लगी और रीवा ने नियति के कंधे पर हाथ रखकर उसके कंधे को सहलाते हुए कहा, डोंट वरी नियति, कुछ नहीं और सब ठीक हो जाएगा। सक्षम ठीक ही होगा जहां भी होगा। नियति, नहीं मुझे डर लग रहा है, जरूर कुछ ना कुछ हुआ है, प्लीज जल्दी करो ना। उन्हें ढूंढने की कोशिश करो प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। तभी रजत कहाँ आया और उसने नियति से वहीं से सवाल पूछना शुरू कर दिए। रीवा ने रजत को सब कुछ बता दिया कि नियति ने उन्हें क्या क्या बताया था। रजत समझ गया कि जरूर सक्षम लोगों से बचने के चक्कर में सक्षम की कार खाई में गिर गई होगी और पता नहीं सक्षम जिंदा बचा होगा या नहीं। अब अगर सक्षम इस दुनिया में नहीं रहा तो कौन बनेगा नियति का सहारा? क्या नियति अकेली उन लोगों का मुकाबला कर पाएगी जिन लोगों ने नियति और सक्षम पर हमला किया था? क्या नियति पता लगाया था कि उन लोगों के बारे में? उम्मीद है आज का चैप्टर आप सबको पसंद आया होगा, तो ये कहानी के साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले चैप्टर में कल। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरी कहानी को इतना प्यार देने के लिए। 126 मेरे सक्षम जिंदा है। रजत ने रीवा को नियति का ख्याल रखना को कहा और अंकित के साथ वो वहां से वापस उसी जगह गया जहां खाई पर सक्षम की कार गिरी थी। वहां पुलिस भी आ चुकी थी और हर जगह सक्षम को ढूंढना शुरू कर दिया गया था। आखिर सक्षम शहर का इतना बड़ा बिजनेसमैन, उसे कुछ हो जाए और कोई हंगामा ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? पुलिस ने पूरी कोशिश करने के बाद सक्षम की कार के जलने का पक्का कर लिया था कि उसकी कार को आग लगी थी और वो जल गई थी, लेकिन सक्षम का कहीं नामो निशान तक नहीं मिला। पुलिस ने रजत को ये तक बोल दिया था कि हो सकता था सक्षम कार के अंदर ही जलकर मर गया हो।
लेकिन रजत ये बात मानने को तैयार नहीं था। पुलिस के कितना बोलने पर रजत ने बहुत गुस्सा किया था। उसने लगातार पुलिस वालों को सक्षम की तलाश जारी रखने को बोला क्योंकि उसे यकीन था कि सक्षम को कुछ नहीं हुआ होगा। दूसरी तरफ नियति गुस्से में जबरदस्ती हॉस्पिटल से निकल गई क्योंकि उसे सक्षम को ढूंढना था। उसे अपनी तबीयत के परवाह नहीं थी, उसके बस सक्षम चाहिए था। रीवा ने नियति को रोकने की कोशिश करी और कहा, नियति समझने की कोशिश करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अभी तुम इस हालत में कैसे सक्षम का ढूंढोगी? नियति ने गुस्से से रीवा से कहा, समझने की कोशिश तुम करो रीवा, अगर सक्षम ही किसी खतरे में है तो मेरा ऐसे जिंदा रहने का भी कोई फायदा नहीं है। मुझे किसी भी हाल में मेरे सक्षम से मिलना है। रीवा समझ गई कि नियति अब नहीं समझने वाली तो उसने कहा, ठीक है मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। अकेले मत जाओ, मैं ड्राइवर को फोन करती हूँ। नियति ने रीवा की बात मान ली और रीवा और नियति हॉस्पिटल से बाहर आ गई। ड्राइवर हॉस्पिटल के सामने कार में आया और उसने कार वही सामने खड़ी कर दी। नियति और रीवा जाकर कार में बैठ गई और रीवा ने ड्राइवर को कार वही लेकर जाने को कहा जहां सक्षम और नियति के साथ वो हादसा हुआ था। नियति अभी भी घबराई हुई बार बार अपने हाथ जोड़कर आंखें बंद कर रही थी, जैसे वो मन ही मन सक्षम की सही होने की प्रार्थना कर रही हो। रीवा नियति के मन की हालत समझ सकती थी। वो नियति को बार बार संभाल रही थी और समझा रही थी कि कुछ नहीं हुआ होगा, सक्षम बिल्कुल सही होगा। उसे कैसे कुछ हो सकता था, क्योंकि उन दोनों में एक दूसरे की जान है। एक जिंदा है तो दूसरे को कैसे कुछ हो सकता है। ऐसे बोल बोल के रीवा नियति को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नियति कुछ समझने को तैयार ही नहीं थी। रीवा ने नियति से कहा, ऐसे पैनिक करने से कुछ नहीं होगा। सक्षम को तुझे संभालना है और अगर तू कमजोर पड़ जाएगी ना तो वो लोगों का हौसला और बढ़ जाएगा जिन्होंने तुझ पर हमला किया था। रीवा की बात सुनकर जैसे नियति को कुछ समझ में नहीं आया, वो हैरानी से रीवा की तरफ देखने लगी। नियति ने रीवा से कहा, क्या मतलब है तुम्हारा, मुझे लोगों से क्या लेना देना? मुझे बस सक्षम चाहिए, इसी टाइम बस वो ठीक हो, कुछ नहीं चाहिए मुझे, भाड़ में जाए वो सब लोग। एक बार वो आ गए, वो सब लोगों को खुद से देख लेंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे उन्हें। रीवा, मैं जानती हूँ नियति कि तुम्हें अभी सक्षम की परवाह है और तुम चाहती हो वो जल्दी वापस आ जाए, लेकिन अगर तुम ऐसे पैनिक करोगी तो वो जल्दी वापस नहीं आ जाएगा, बल्कि ऐसे तुम खुद को भी और प्रॉब्लम में डालोगी और उसे भी। थोड़ी देर में नियति और रीवा उसी जगह पहुंच गए जहां रजत और अंकित पुलिस वालों के साथ खड़े थे और पुलिस वाले सक्षम को काफी देर ढूंढने के बाद अब हार मानने लगे थे। लेकिन रजत अभी तक उन्हें रुकने नहीं दे रहा था। वो बार बार यही बोल रहा था कि अभी सक्षम की तरह जारी रखी जाए और पुलिस वाले मजबूरी में अभी तक सक्षम को ढूंढ भी रहे थे। अंकित ने रीवा और नियति को आते नहीं देखा और रीवा ने नियति का हाथ पकड़ा हुआ था। नियति को रीका धीरे धीरे उन लोगों के पास लेकर आई। अंकित और रजत दूसरी तरफ चेहरा घुमाकर सामने देख रहे थे जहां पुलिस वाले नीचे के आसपास सक्षम को ढूंढ रहे थे। वो इसी तलाश में थे कि कोई ना कोई सुराग मिल जाए कि सक्षम जिंदा है या नहीं। अंकित ने रजत के कंधे पर हाथ रखकर कहा, रजत मुझे पता है तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, लेकिन मुझे लगता है जो वो कह रहे हैं वो सही है। कर की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है, घर के साथ खाई भी गिरा था, उसके बचने का तो कोई चांस ही नहीं है। ना हो सकता है वो कार के साथ ही सच में जल। तभी पीछे से नियति ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, चुप कर जाओ, क्या समझते क्या हो तुम अपने आप को? उद्धरण चिन्ह। कुछ भी बोलोगे मैं सक्षम के बारे में और मैं संत रहूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनके बारे में कुछ भी बोलने की? कुछ नहीं, वो बिल्कुल सही सलामत है, मैं जानती। उन्होंने कहा था उन्हें कुछ नहीं होगा, उनकी जान लेना आसान नहीं है। सक्षम खुराना है, वो कोई मामूली इंसान नहीं।
उन्होंने मुझे कहा था मैं उनका वेट करूंगी। अब देखते हैं सक्षम को क्या हुआ। क्या वो जिंदा बच गया? क्या वो मिल जाएगा या सक्षम की कहानी है खत्म हो गई? क्या करेगी नियति? क्या सक्षम की यादों के सहारे नियति जी लेगी या फिर कहानी को एक नया मोड़ मिलने वाला है? गाइस, आप सबको आज का चैप्टर पसंद आया होगा। आगे क्या होने वाला है जानने के लिए स्टोरी में बने रहिए और लाइक कमेंट करिए। बाय, आज के लिए इतना ही। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अध्याय 127। रीवा ने नियति से कहा, ऐसे पैनिक करने से कुछ नहीं होगा। सक्षम को तुझे संभालना है और अगर तू कमजोर पड़ जाएगी ना तो वो लोगों का हौसला और बढ़ जाएगा जिन्होंने तुझ पर हमला किया था। रीवा की बात सुनकर जैसे नियति को कुछ समझ में नहीं आया, वो हैरानी से रीवा की तरफ देखने लगी। नियति ने रीवा से कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे लोगों से क्या लेना देना? मुझे बस सक्षम चाहिए इसी टाइम, बस वो ठीक हो। कुछ नहीं चाहिए मुझे, भाड़ में जाए वो सब लोग। एक बार वो आ गए, वो सब लोगों को खुद से देख लेंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे उन्हें। रीवा, मैं जानती हूँ नियति की तुम्हें अभी सक्षम की परवाह है और तुम चाहती हो वो जल्दी वापस आ जाए, लेकिन अगर तुम ऐसे पैनिक करोगी तो वो जल्दी वापस नहीं आ जाएगा, बल्कि ऐसे तुम खुद को भी और प्रॉब्लम में डालोगी और उसे भी। थोड़ी देर में नियति और रीवा उसी जगह पहुंच गए जहां रजत और अंकित पुलिस वालों के साथ खड़े थे और पुलिस वाले सक्षम को काफी देर ढूंढने के बाद अब हार मानने लगे थे। लेकिन रजत अभी तक उन्हें रुकने नहीं दे रहा था। वो बार बार यही बोल रहा था कि अभी सक्षम की तरह जारी रखी जाए और पुलिस वाले मजबूरी में अभी तक सक्षम को ढूंढ भी रहे थे। अंकित ने रीवा और नियति को आते नहीं देखा और रीवा ने नियति का हाथ पकड़ा हुआ था। नियति को रीका धीरे धीरे उन लोगों के पास लेकर आई। अंकित और रजत दूसरी तरफ चेहरा घुमाकर सामने देख रहे थे जहां पुलिस वाले नीचे के आसपास सक्षम को ढूंढ रहे थे। वो इसी तलाश में थे कि कोई ना कोई सुराग मिल जाए कि सक्षम जिंदा है या नहीं। अंकित ने रजत के कंधे पर हाथ रखकर कहा, रजत, मुझे पता है तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, लेकिन मुझे लगता है जो वो कह रहे हैं वो सही है। कर की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है, घर के साथ खाई भी गिरा था, उसके बचने का तो कोई चांस ही नहीं है। ना हो सकता है वो कार के साथ ही सच में जल। तभी पीछे से नियति ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, चुप कर जाओ, क्या समझते क्या हो तुम अपने आप को? कुछ भी बोलोगे मैं सक्षम के बारे में, और मैं सोती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनके बारे में कुछ भी बोलने की? कुछ नहीं, वो बिल्कुल सही सलामत हैं, मैं जानती हूँ। उन्होंने मुझे कहा था मैं उनका वेट करूंगी, जाने कहा था उन्हें कुछ नहीं होगा। उनकी जान लेना आसान नहीं है, सक्षम खुराना है, वो कोई मामूली इंसान नहीं। अब देखते हैं सक्षम को क्या हुआ। क्या वो जिंदा बच गया? क्या वो मिल जाएगा या सक्षम की कहानी है खत्म हो गई? क्या करेगी नियति? क्या सक्षम की यादों के सहारे नियति जी लेगी या फिर कहानी को एक नया मोड़ मिलने वाला है? गाइस, आप सबको आज का चैप्टर पसंद आया होगा। आगे क्या होने वाला है जानने के लिए स्टोरी में बने रहिए और रोज चैप्टर पढ़कर लाइक कमेंट करिए। बाय, आज के लिए इतना ही। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। 128 नियति का बदलता हुआ बिहेवियर। नियति को ऐसे गुस्से से रिएक्ट करते देखकर रजत उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन नियति कुछ समझने को तैयार ही नहीं थी। उसे बस इसी वक्त सक्षम कहीं से भी चाहिए था। जब अंकित ने देखा कि नियति ऐसे शांत होने का नाम नहीं ले रही तो अंकित ने गुस्से से आगे बढ़ते हुए कहा, क्या समझती हो तुम खुद को? रानी लक्ष्मीबाई हो क्या कहीं की, या फिर भगवान हो? उसे वापस लेकर आ जाओगी? तुम क्या 5 साल की बच्ची जो कुछ नहीं समझती? नियति ने हैरानी से अंकित की तरफ देखा और कहा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप जानत हो कि सक्षम को कुछ हो गया तो मैं कैसे रहूंगी? अंकित ने कुछ सोचते हुए कहा,
वो तुम ही सोच रही हो अगर सक्षम का कुछ हो गया तो तुम कैसे रहोगी, और खुद ही बोल रही थी कि उसने तुम्हें वेट करने को बोला था। मतलब वो जहां भी है जिंदा है। खुद ही बोल रही हो ना कि उसे करने कोई आसान काम नहीं है, तो वो सही सलामत है। अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम उसके काम को, उसकी जिम्मेवारियों को कैसे संभालोगी। नियति जैसे अंकित की बात समझ नहीं पाई। वो अभी तक अंकित की बातों में उलझी हुई थी। नियति ने हैरानी से कहा, लेकिन कौन सी जिम्मेदारियां, किस बारे में बात कर रहे हो आप? मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे तो कुछ नहीं पता किसी चीज के बारे में, और अभी मुझे सक्षम की जरूरत है बस। अंकित, मैं भी वही बोल रहा हूँ तुम्हें। सक्षम को ढूंढना है तो रजत है ना मैं हूँ। हम लोग मिलकर सक्षम को ढूंढेंगे, लेकिन फिलहाल ये पता करना जरूरी है कि सक्षम के साथ ये सब करने वाला कौन था, किसने हमला करवाया तुम लोगों पर, और सबसे बड़ी बात अब तुम्हें सक्षम की सारी जिम्मेवारियों को संभलना है जब तक वो वापस नहीं आ जाता। नियति, लेकिन मैं ये सब नहीं कर सकती। ये सब सक्षम का काम है। वो कर सकते हो, मुझे सबके बारे में कुछ नहीं पता, और ये सब तो रजत सर को पता होगा ना। मैं उनका काम क्यों करूं? जब वो वापस आ जाएंगे तो क्या बोलेंगे मुझे, क्या सोचकर मैं उनकी जिम्मेवारी अपने सर पर लेकर बैठ गई। काफी देर तक ढूंढने के बाद भी रात तक सक्षम का पता नहीं चला, लेकिन फिर भी रजत के प्रेशर की वजह से और शहर के मशहूर बिजनेसमैन होने की वजह से पुलिस ने तलाश जारी रखी। आसपास के इलाकों में सक्षम की तलाश शुरू कर दी गई कि कहीं अगर किसी ने सक्षम को ढूंढ लिया हो और सक्षम मिल जाए। इसलिए आसपास के सारे इलाकों को सील कर दिया। हो सकता है किसी ने जानबूझकर सक्षम को किडनैप कर लिया हो। 3 दिन तक सक्षम की तलाश जारी रही, लेकिन अब उसका मिलना नामुमकिन सा होने लगा था। पुलिस ने मान लिया था कि वो जिंदा नहीं बच पाया और कार के साथ ही जलकर मर गया है। लेकिन नियति और रजत ये बात मानने को तैयार ही नहीं थे। रजत इतने सालों से सक्षम के साथ काम कर रहा है और वो सक्षम को अच्छे से जानता है। सक्षम छोटे मोटे हादसे उसके लिए कुछ भी नहीं थे। इतनी बार उस पर जानलेवा हमले हुए, इसके बावजूद सबके हमको कोई फर्क नहीं पड़ा, और अभी ऐसे उसे कुछ हो जाए ही बात उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। आज सक्षम को गायब हुए 4 दिन हो गए थे। रजत आज रोज की खुराना हाउस आया था और उसने देखा नियति वहीं हॉल में एक नौकर पर गुस्सा निकाल रही थी। हिंदी का तो ये रूप देखकर क्या हैरान था, क्योंकि आज तक उसने से कभी ऐसे गुस्सा करते हुए नहीं देखा, तो ऐसी थी ही नहीं। रजत को आते देखकर नियति ने गुस्से से नौकर से कहा, अब यहाँ खड़े खड़े देख क्या रहे हो? दफा हो जाओ यहाँ से, और आइंदा का ऐसी गलती हुई तो घर से निकाल दूंगी और जॉब से भी। रजत अंदर आया और नियति को ऐसे देखकर हैरान रह गया। नियति ने उसे बैठने का इशारा किया। रजत नियति की हालत समझ सकता था। इस वक्त वो सक्षम न होने की वजह से वो परेशान थी बहुत ज्यादा। रजत सामने सोफे पर बैठ गया और नियति उसके सामने बैठ गई। नियति काफी कमजोर से लग रही थी, जैसे वो टाइम पर खाना नहीं खाती थी। खाए भी कैसे, 4 दिन हो गए थे सक्षम को गायब हुए और अभी तक उसका कुछ पता नहीं था। सब बोल रहे थे कि वो जिंदा नहीं है, लेकिन नियति किसी की बात पर यकीन करने को तैयार ही नहीं थी। उसे सिर्फ इसी बात से मतलब था कि सक्षम ने उसे अपना वेट करने को कहा था और वो वेट करेगी। नियति ने रजत से कहा, क्या हुआ, आपको कुछ काम था? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको ऐसे बार बार तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद का ख्याल रख सकती हूँ। आप ऐसे रोज मेरी वजह से परेशान होते हैं, मैं हाल चाल पूछने आना ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता, आप मेरी वजह से ऐसी प्रॉब्लम में। रजत ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है मैम, आप मेरे बॉस की वाइफ है और अपनी बॉस भी है। वो सक्षम सर ने स्पेशली हर जगह अनाउंस किया कि आप उनकी वाइफ है, तो आप सब कुछ उनका आपका ही तो है, और अब उनके सारे काम वगैरह ये सभी आपको देखना पड़ेगा। मैं तो आपकी हेल्प कर सकता हूँ, हमेशा की तरह आपका नौकर बनकर।
नियति, ऐसा नहीं है रजत सर, आप अपने आप को ऐसे नौकर मत बोलिए। आप भी फैमिली जैसे ही है। सक्षम आप पर इतना भरोसा करते हैं और आपने भी हर टाइम पर उनका साथ दिया है। मुझे पता है जब वो वापस आएंगे ना तो आपको ऐसे देखकर बहुत खुश होंगे। नियति ने स्माइल करी और कहा, डोंट वरी मैम, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। सर जल्द से मिल जाएंगे और पहले की तरह आपके सामने होंगे। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और आप प्लीज अपना ख्याल रखिए। नियति ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, मैं तो अपना ख्याल रख ही लूंगी। अभी मुझे उनका वेट करना है ना, इसलिए बस अब सब कुछ संभालने की कोशिश कर रही हूँ। पता नहीं कर पाऊंगी या नहीं, लेकिन कोशिश तो कर ही रही हूँ, ताकि जब वो वापस आए तो उन्हें मुझसे ये शिकायत ना हो कि मैंने उनके पीछे से किसी चीज का ध्यान ही नहीं रखा। अब भी सब कुछ वैसा ही किया हुआ है जैसा उन्हें पसंद है। रजत ने नियति के सामने एक फाइल कर दी। नियति हैरानी से पहले रजत की तरफ और फिर उसे फाइल की तरफ देखने लगी। उसे नहीं पता था उस फाइल में क्या है और रजत उसे वो क्यों दे रहा है। रजत समझ गया कि नियति की सवालिया नजरें उससे क्या पूछना चाहती है। रजत ने खुद से ही बोल दिया, मैम वो ये कॉन्टैक्ट फाइल है। ये वैसे साइन कर दिया था, लेकिन फिर भी आप एक बार चेक कर लीजिए। अब आप ही सब देखेंगे ना। सर का ये रूल था, कुछ भी हो जाए कम नहीं रुकना चाहिए। जब तक वो वापस नहीं आते तब तक ये सब भी आपको ही करना पड़ेगा। आप खुद ही चाहती हैं ना कि उनके हर चीज पहले की तरह रहे, तो फिर इसका ख्याल भी रखना पड़ेगा। नियति ने हाँ में सिर हिलाया और उन फाइल को अच्छे से पढ़ने के बाद उसने साइन कर दिया। रजत वहां से उठा और वापस जाने लगा। नियति ने सोफे से उठते हुए कहा, रजत सर आप जा रहे हैं, चाय तो पी लीजिए। रोज आते हैं हाल पूछने के लिए, सब चेक करने के लिए और चले जाते हैं, और मुझे आपसे कुछ पूछना भी था। रजत सॉरी में, लेकिन आपको पता है ना अभी ऑफिस में बहुत कम है, अब तो समझ सकती है, बस कुछ दिन की बात है, सक्षम करा जाएंगे, वह सब संभाल लेंगे, तब तक के लिए बाद में चाय होने के साथ ही पंगे। आप बताइए आपको क्या पूछना था। नियति बस यही कि आपने खुराना हाउस की सिक्योरिटी इतनी बड़ा क्यों दी, कुछ बात है क्या। मैं आपसे पहले भी पूछना चाहती थी, लेकिन अब आपने किया है तो कुछ सोचकर ही किया होगा, यही सोचकर चुप थी। क्या मैं जान सकती हूँ ऐसा क्यों। राजत सॉरी मैं, लेकिन आप जानते हैं जो आपकी सेफ्टी के लिए सक्षम कर के साथ जो कुछ भी हो उसके बाद मेरा ख्याल बनता है। अभी आपका ख्याल रख ना पाएंगे, अगर आपको कुछ हो गया तो वह आप जानती है वह क्या करेंगे, इसीलिए मैं अपनी तरफ से पही तसली कर देना चाहता हूँ कि अंदर कोई भी बिना चेकिंग के नहीं आ सकता। हॉट ऑफ सिक्योरिटी और सीसीटीवी कैमरा लगा रखी है, उनका कंट्रोल में पासवर्ड आपके पास है। आपको जरा सा भी खतरा या कुछ ऐसा लगे तो आप इस टाइम मुझे कॉल कर सकती है। पूरे घर में से सिक्योरिटी अलार्म लगा दिए हैं। नियति हैरानी से, लेकिन ये सब की जरूरत क्या थी, मैंने बताया तो आपको बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। रजत प्लीज मैम मुझ पर भरोसा रखिए। सक्षम सर मेरे बड़े भाई की तरह है और आपकी भाभी की तरह है। मैं आप सबका ख्याल तो रख ही सकता हूँ ना। मैं टाइम आने पर आपको सब बता दूंगा। अभी वो लोग ऐसे ही घूम रहे हैं जिन लोगों ने सक्षम सर को गायब किया, और उस दिन जो कुछ किया उन लोगों ने, तो भी मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। नियति रजत की बात समझकर चुप हो गई। वो समझ सकती थी रजत इस टाइम क्या कहना चाहता है। वो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभा रहा था। वो सिर्फ और सिर्फ सक्षम और नियति के लिए ये सब कर रहा था, बल्कि वो खुद के लिए भी खतरा मोल को तैयार था, सिर्फ सक्षम के लिए। इसी बात के लिए तो सक्षम उसे पर इतना भरोसा करता था। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। उम्मीद आप लोगों को आज का चैप्टर पसंद आया होगा। कल मिलते हैं। 129 सक्षम जिंदा है। नियति ने रजत से कहा, थैंक यू सो मच रजत सर, आप सच में बहुत अच्छे हैं और आपने हमारे लिए इतना कुछ किया और अभी कर रहे हैं।
जबकि इस टाइम पर सब साथ छोड़ जाते हैं। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकती। जो कुछ आपने मेरे लिए और सक्षम के इस बिजनेस के लिए किया उनके जाने के बाद। रजत, इट्स ओके मैम, ऐसी कोई बात नहीं। अभी तो आपने बोला ना कि मैं फैमिली जैसा हूँ, तो फैमिली वालों को थैंक यू नहीं बोला जाता। और सक्षम सर मुझ पर इतना भरोसा करते हैं, अभी उनको मेरी जरूरत है तो मैं पीछे कैसे हट जाता। खैर, आप अपना ख्याल रखिएगा, मैं चलता हूँ। कोई जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा और किसी तरह की कोई परेशानी हो तो भी याद कर सकते हैं आप। नियति ने हाँ में सर हिला दिया और रजत वहां से उठकर खुराना हाउस से बाहर निकल गया। रजत जैसे खुराना हाउस से बाहर निकला, उसने इधर उधर नजर मारी। हर तरफ सिक्योरिटी गार्ड्स लगे हुए थे। सीसीटीवी कैमरा, सिक्योरिटी अलर्ट हर जगह लगाए गए थे। ये सब नियति की सेफ्टी के लिए था। जो कुछ हुआ उसके बाद नियति का 24 घंटे ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी था। रजत वही कर रहा था, साथ ही फोन पर बात करने लगा। सामने से किसी ने फोन उठाया और रजत ने कहा, हाँ काम हो गया है, जैसा आप कह रहे थे बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। डोंट वरी, अभी तक सब अंडर कंट्रोल है, अगर कुछ हुआ तो मैं हूँ संभालने के लिए। सामने से किसी आदमी की भारी से आवाज आई, सब ठीक तो है ना, किसी को कुछ शक तो नहीं हुआ ना, या फिर कोई हलचल? रजत, नहीं, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं हुआ और उनकी तबीयत ठीक है ना। आपको क्या लगता है कब तक होश आ जाएगा उन्हें? सामने से फिर उसे आदमी की आवाज आई, मैंने कहा था ना, डॉक्टर ने बोला है अभी होश नहीं आया और पता नहीं कब तक आएगा, कुछ कह नहीं सकते। रजत, कोई बात नहीं, हम तो बस दुआ कर सकते हैं कि वो जल्द से जल्द हो जाए, लेकिन इस टाइम नियति मैम को उनकी बहुत जरूरत है, फिर भी अभी हम उन्हें उनके बारे में नहीं बता सकते, क्योंकि इसके बाद जितना भी वो स्ट्रांग हुई है और भी ज्यादा कमजोर पड़ जाएगी। उस आदमी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं हूँ यहाँ पर उनका ख्याल रखने के लिए। तुम नियति का ख्याल रखो और बाकी सबका भी अच्छे से। अभी उन दोनों को हमारी जरूरत है तो हम भी पीछे नहीं हट सकते। रजत, ओके, अब मैं फोन रखता हूँ, वापस जाकर ऑफिस में आपको कॉल करता हूँ। सक्षम सर की तबीयत के बारे में मुझे बताते रहिएगा। दूसरी तरफ खुराना हाउस में नियति वापस से नौकरों पर भड़क रही थी। शायद किसी ने किचन में कुछ खराबी या गलती कर दी थी, जिस वजह से नियति इतना गुस्सा कर रही थी। नियति ऐसे तो इतना गुस्सा नहीं करती, लेकिन जब से सक्षम गायब हुआ था उसका बिहेवियर काफी चेंज हो गया था, ये बात सब जानते थे। नियति गुस्से से किचन से निकली और सीधा अपने फोन की तरफ देखते हुए अपने रूम में चली गई। वो रूम में गई और उसने अंदर जाकर दरवाजा जोर से बंद किया और अपना फोन बेड पर फेंक दिया। नियति ने गुस्से से कहा, कुछ नहीं समझते ये लोग, कामचोर कहीं के। नियति का ध्यान सामने अपनी और सक्षम की फोटो की तरफ गया और उसने उस फोटो को नाइट स्टैंड से उठाते हुए सीने से लगा लिया। नियति की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। नियति ने खुद से कहा, प्लीज वापस आ जाए सक्षम, मुझे आपकी बहुत जरूरत है। अभी नियति का फोन बजने लगा। नियति ने आगे जाकर बेड से फोन उठाया और सामने से किसी औरत की आवाज आई, कहा था ना तुमसे ज्यादा हवा में मत उड़ो। पति मौत के बाद भी अभी तुम्हें चैन नहीं मिला। जहां सक्षम पहुंच गया है वहां तुम्हें भी पहुंचा दिया जाएगा, इसलिए अभी भी मौका है, संभल जाओ। नियति ने गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन करने की? तुम क्या समझती हो, कुछ भी नहीं हुआ, सक्षम को जिंदा है मैं जानती हूँ। सामने से फिर से औरत के अजीब सी हंसी की आवाज आई और उसने कहा, इस गलत फहमी में रहकर तुम बहुत कुछ खो देने वाली हो मिसेज नियति खुराना। लेकिन याद रखना, अब तुम्हारा भी वही हश्र होने वाला है जो तुम्हारे पति का हुआ। नियति ने गुस्से से फोन कट कर दिया और खुद से कहा, ये जो कोई भी है इसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी।
बस एक बार सक्षम का पता चल जाए, उसके बाद इसकी अकल में ठिकाने लगा दूंगी। दूसरी तरफ हॉस्पिटल का रूम, जहां पर एक आदमी को बेड पर लिटाया गया था और उसे ड्रिप और मशीन वगैरह लगी हुई थी। उसके हाथ में ड्रिप और उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि सक्षम खुराना ही था, जिसके काफी गहरे चोटें आई थी। सक्षम को आईसीयू में रखा गया था क्योंकि एक्सीडेंट के इतने दिनों के बाद भी उसे होश नहीं आया था। दरअसल रजत को सक्षम मिल तो गया था और रजत तक सक्षम को किसने पहुंचाया है ये भी अभी तक पता नहीं चला था। लेकिन रजत ने अभी तक किसी को नहीं बताया था कि सक्षम जिंदा है और अभी वो किस हालत में है। वो किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता था सक्षम की तबीयत को लेकर। अच्छा चाहता तो था कि वह नियति को सब बता दे, लेकिन अभी वो नियति को परेशानी में नहीं डालना चाहता था। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको आज का चैप्टर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए सब लोग स्टोरी को लाइक कमेंट करते रहिए और मेरे चैनल एसएस एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया। 130 रजत और नियति का अफेयर। रजत हॉस्पिटल में सक्षम के रूम के दरवाजे के बाहर खड़ा था और अंदर की तरफ देख रहा था। सक्षम की तरफ देखकर रजत परेशान हो रहा था। तभी पीछे से किसी ने रजत के कंधे पर हाथ रख दिया और रजत ने चौंक कर पीछे देख सामने देखा तो ये कोई और नहीं बल्कि सक्षम के पापा मिस्टर खुराना ही खड़े थे। उन्होंने आंखों पर चश्मा लगाया हुआ था और ब्राउन कलर का कोट पहना हुआ था। रजत ने मिस्टर खुराना की तरफ देखो और कहा, आप आ गए सर। सर की तबीयत अभी तक वैसी या क्रिटिकल ही और होश के चांसेस भी नहीं है। पता नहीं डॉक्टर क्या बोल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं इस टाइम, इसीलिए मुझे आपको बुलाना पड़ा। आपने अपनी वाइफ को तो नहीं बताया ना? मिस्टर खुराना ने कहा। डोंट वरी रजत, थैंक यू सो मच, तुमने मुझे बताया। तुम्हें पता है सक्षम के न होने की खबर सुनकर मैं खत्म होने लगा था। मुझे नहीं पता था कि वो इस हालत में है, लेकिन बताऊं मैं किसे? वो माँ है उसकी, चाहे सौतेली, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी की चिंता है और चिंता मत करो, मैं से कुछ नहीं बताया। रजत, थैंक यू सो मच, आप समझते हैं। मुझे पता है सक्षम सर आपसे नफरत करते हैं, लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ आप उनसे बहुत प्यार करते हैं। एक बाप का अपने बेटे के लिए प्यार में अच्छे से समझ सकता हूँ, लेकिन फिलहाल सक्षम सर को आपकी जरूरत है और नियति मैम को भी। मिस्टर खुराना रजत की बात सुनकर चुप हो गए। नियति का नाम सुनकर वो थोड़े शांत हुए और फिर एक लंबी सांस लेते हुए उन्होंने रजत से कहा, वो ठीक तो है ना? सक्षम के बारे में सोचकर काफी परेशान होगी ना वो भी, बल्कि वो तो मुझसे भी ज्यादा परेशान होगी। आखिर उसका सब कुछ तो सक्षम ही है ना, उसका सहारा भी। रजत, हाँ सर, नियति मैम का क्या हाल है वो मुझसे ज्यादा और कौन जान सकता है। मैं अभी भी आज गया था पुराना हाउस। वो काफी स्ट्रांग दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन नियति एक मामूली सी लड़की ऐसे अचानक इतना बड़ा सदमा कैसे सहन कर पाएंगी? खुद को झूठे दिलासे देती रहती है, लेकिन जरूर कुछ ना कुछ उनके मन में होगा ही ना कि सक्षम कर वापस आएंगे या नहीं। मिस्टर खुराना, मैं समझ सकता हूँ रजत, लेकिन मुझे लगता है तुमने सही किया नियति को ना बताकर। वो सक्षम की ऐसी हालत देखेगी तो और परेशान हो जाएगी। फिलहाल उसे स्ट्रांग बने रहना होगा। रजत, हाँ सर, लेकिन सक्षम सर के बारे में छुपाने का एक मेरा और मकसद था कि उन लोगों से सक्षम सर के जिंदा होने की खबर छुपाना जिन्होंने उनके साथ ये सब किया है, जिन्होंने मैम और सर पर हमला किया। अगर उन्हें पता चल गया कि सक्षम सर इस कंडीशन में है तो वो जरूर फिर से कोई ना कोई साजिश करेंगे। इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा, फिर इसके लिए चाहे मुझे कितनी भी बड़ी सजा क्यों ना दे सक्षम सर। तभी डॉक्टर आए और वो अंदर रूम में चले गए।
सक्षम के पास जाकर उसका चेकअप करने लगे। मिस्टर खुराना और रजत वही खड़े थे और अंदर की तरफ देख रहे थे। सक्षम को ऐसे पड़े देखकर मिस्टर खुराना का दिल बहुत भारी हो रहा था। उनसे वहां खड़ा नहीं हुआ गया। रजत ने उन्हें सहारे से पास वाली चेयर पर लाकर बैठा दिया। मिस्टर खुराना ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, मुझसे नहीं देखा जा रहा रजत ये सब। सक्षम ठीक तो हो जाएगा ना? रजत, डोंट वरी सर, वो बिल्कुल सही हो जाएंगे और फिर से सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, आप बस दुआ कीजिए वो जल्द से जल्द पहले की तरह हो जाए। दूसरी तरफ एक बड़ा सा घर जिसमें सक्षम की सौतेली माँ यानी मिस्टर खुराना की वाइफ सुनीता हाल में सोफे के पास खड़ी थी और फोन पर किसी से बातें करते हुए हंस रही थी। सुनीता ने सामने वाले इंसान से कहा, तो तुम्हें क्या लगता है वो मर गया तो उसकी बीवी जिंदा रहेगी क्या? कितने दिन उनका वो 2 कौड़ी का मैनेजर उस पर सिक्योरिटी रख लेगा। कभी ना कभी तो वो बाहर निकलेगी ना, और वो मेरे हाथों से बच नहीं सकती। अगर उसका पति नहीं बचा जो इतनी ज्यादा पावर वाला था, तो वो खुद क्या बचेगी, एक मामूली सी लड़की। सामने से पता नहीं क्या सुनने के बाद उसे औरत के चेहरे की एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो गई और वो सीरियस होकर कुछ सोचने लगी। फिर उस औरत ने गुस्से से कहा, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। सक्षम के दादाजी की प्रॉपर्टी के पेपर्स में बनाई गई विल के मुताबिक अगर सक्षम को कुछ भी हो जाता है और उसकी प्रॉपर्टी का कोई वारिस नहीं बचता, तो वो प्रॉपर्टी सीधा सक्षम के पापा के पास जाएगी। फिर वो जिसे देना चाहे दे सकते हैं। तो फिर सक्षम के डैड के पास जाएगी ना, मतलब हमारे बेटे के पास। अभी मेरा सिर्फ एक काम रह गया है कि मुझे उस लड़की को ठिकाने लगाना। अभी मेरे रास्ते में सिर्फ एक वही मुसीबत बची है जिसे मुझे हटाना है। इसके बाद उसे औरत ने फोन कट कर दिया और खुद से गुस्से से कहा, ये काम भी मुझे जल्द से जल्द करना पड़ेगा, इससे पहले कि मेरे लिए कोई और मुसीबत खड़ी हो जाए। जिस तरह से वो 2 कौड़ी का मैनेजर उस लड़की का ख्याल रख रहा है, अगर उन दोनों का कुछ चक्कर चलने लगा तो मेरे लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ना उस लड़की को मारने का भी कोई फायदा नहीं होगा, लड़का खुद से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेगा, क्योंकि अब तो सारी प्रॉपर्टी की हकदार वन लड़की ही है। कुछ भी हो जाए, जिस प्रॉपर्टी के लिए मैंने इतना कुछ किया है उसे मैं हाथ से नहीं जाने दूंगी। इस सब पर सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटे का हक है। खुराना हाउस। अगली सुबह नियति अपने रूम में मिरर के सामने खड़ी अपनी मांग में सिंदूर लगा रही थी। उसने पहले अपने गले में मंगलसूत्र पहना और जैसे उसने सिंदूर की डिब्बी उठाई वो पहनती उससे पहले ही पीछे से किसी चीज के गिरने की आवाज आई, जिससे नियति डर गई और उसके हाथ से सिंदूर के डाबी नीचे गिर गई। पूरा सिंदूर फर्श पर बिखर गया और नियति घबराते हुए जल्दी से उसे उठाने लगी। वो समझ गई कि ये कोई ना कोई बुरा शगुन है। नियति वो सिंदूर को उठाने की नाकामयाब कोशिश करती रही, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ क्योंकि पूरा सिंदूर फर्श पर बिखर चुका था और अब उसे उठाना नामुमकिन था। लेकिन नियति कुछ समझने को तैयार ही नहीं थी। वो उसे ऐसे उठाने की कोशिश करती रही। तभी सामने से का एक आवाज आई, जितने भी कोशिश कर लो नियति, तुम सच से नहीं मुकर सकती। वो आवाज सुनते ही सामने देखा। सामने कोई और नहीं बल्कि रीवा खड़ी थी, जो दरवाजे पर खड़ी नियति की तरफ देख रही थी। नियति रीवा की तरफ देखकर फर्श से उठी और कहा, क्या मतलब है तुम्हारे कहने का? अगर देखो तुम यहाँ कुछ भी उल्टा सीधा बोलना है सक्षम के बारे में तुम्हें बता देती हूँ, कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, चली जाओ यहाँ से। रीवा रूम के अंदर आने लगी और उसने नियति के पास अगर खड़े होते हुए कहा, तुम किसको झूठी तसल्ली दे रही हो नियति, मुझे खुद को या इस बिखरे हुए सिंदूर को? मान लो नियति, कहीं ना कहीं तुम भी मान चुकी होगी सक्षम वापस नहीं आएगा। नियति ने गुस्से से कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। तुम्हें क्या लगता है मैं अपने सक्षम के बारे में ऐसा सोचूंगी कि वो वापस नहीं आए?
ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकती। उन्होंने मुझे इंतजार करने को कहा था तो मैं इंतजार करूंगी, चाहे जिंदगी हर इंतजार कर लूं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं हुआ ये मैं अच्छे से जानती हूँ। रीवा ने अपने दोनों हाथ एक दूसरे हाथ में रखे और कहा, अच्छा तुम उसका इंतजार कर रही हो, तुम उसकी सारी जिम्मेवारियों का ख्याल रख रही हो, है ना? लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा। अपनी हालत देखो, कैसे बौखलाई हुई हो तुम। ऐसा लग रहा है जैसे किसी की कोई चीज चुरा रही है, ऐसे तो उसकी जिम्मेदारियां नहीं निभा पाओगी तुम। नियति हैरानी से, तुम कहना क्या चाहती हो रीवा? क्या करूं मैं? पूरी कोशिश तो कर रही हूं ना कि सक्षम जब वापस आए तो उन्हें कोई शिकायत का मौका ना मिले। रीवा, तुम सच में चाहती हो ना कि तुम अच्छे से उसकी जिम्मेवार संभालो? तो मैं जो कहती हूँ करो। एक बार मेरी बात अच्छे से मान को देखना, सब ठीक हो जाएगा। नियति ने लंबी सांस ली और नीचे गिरे सिंदूर की तरफ से नजर हटाकर रीवा की तरफ देखा और कहा, ठीक है, तुम जो कहोगी मैं करने को तैयार हूँ। बताओ क्या करूँ कि तुम्हें यकीन हो जाए मैं सक्षम का इंतजार कर रही हूँ? क्या करूँ ऐसा कि वो जल्द से जल्द वापस आ जाए, बताओ तुम। रीवा, ठीक है, सबसे पहले ये अबला नारी बनना बंद करो और अपने लिए स्टैंड लो। चलो जल्दी से चेंज करो, मेरे साथ निकले तो मैं ऑफिस लेकर जाती हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट। वहां जाकर सब कुछ अच्छे से चेक करो जैसे सक्षम करता था। सबके अंदर अपने लिए एक डर पैदा करो, अपने लिए इज्जत पैदा करो। ऐसे अबला नारी बनकर बैठी रहोगी तो लोग सिर्फ और सिर्फ तुम पर तरस करेंगे। कोई तुम्हारी साइड में नहीं खड़ा होगा, ना तुमसे कोई डरेगा। अभी तुम्हें पता करना है कि तुम्हारे साथ सक्षम के साथ ये सब किसने किया, तो ऐसे घर पर बैठे थोड़ी ना पता चल जाएगा। नियति ने कुछ सोचते हुए कहा, लेकिन रजत सर ने कहा है ना कि वो सब कर लेंगे और वो पता कर तो लेंगे। ये सब तो मुझे कुछ पता भी नहीं है। क्या ये सक्षम का बिजनेस? क्या कुछ नहीं जानती मैं इस सब के बारे में। उनके कौन कौन के दुश्मन है? रीवा, तो ये सब घर पर बैठकर पता नहीं चलेगा। और रजत तुम्हारा बॉस नहीं है जो उसे सर बोल रही हो। वो सिर्फ और सिर्फ सक्षम का एक एम्प्लॉय है, उसे तुम्हारे कहने की मुताबिक चलना चाहिए। उसे ये एहसास करवाओ कि तुम उसकी बॉस हो। ये एहसास मत करवाओ कि तुम उसके सहारे से चल रही हो। अगर मेरी बात माननी है तो चेंज करके 10 मिनट में बाहर आ जाना, वरना 10 मिनट बाद में कहां से चली जाऊंगी। फिर दोबारा मुझसे कुछ उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हें कुछ समझाऊंगी। रीवा इतना बोलकर वहां रूम से बाहर निकल गई और नियति वही खड़ी कुछ सोचती रही। नियति के मन में कई सवाल चल रहे थे, वो इस टाइम क्या करे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। रीवा के अचानक इतना कुछ बोलने के वजह से नियति के मन में अजीब सी हलचल पैदा हो रही थी। रजत ने उसके लिए इतना कुछ किया, अब रजत के साथ ऐसा एम्प्लॉय वाला बिहेवियर कैसे कर सकती है? रीवा रूम के बाहर नियति का वेट करने लगी और अपने फोन को उठाकर उसमें टाइम देखने लगी। 10 मिनट पूरे हो गए और नियति बाहर नहीं आई। रीवा ने खुद से कहा, मैं ही गलत थी जो सोच रही थी इस पर मेरी बातों का कोई असर होगा। लेकिन नहीं, ये नहीं समझने वाली। मैं जाती हूँ, उसे जो करना है करती रहे। रीवा वहां से नीचे जाने लगी, तभी पीछे से उसे नियति की आवाज सुनाई दी। रीवा ने पीछे पलटकर जो देखा वो एकदम से शॉक रह गई। आखिर क्या देखा रीवा ने? क्या नियति जाने वाली है रीवा के साथ? क्या वो खुद को बदल कर करेगी एक नई शुरुआत? क्या नियति पता लगा पाएगी सक्षम की इस हालात के जिम्मेवार का नाम? क्या सक्षम की सौतेली मां सुनीता नियति को मरने में कामयाब होगी? क्या सक्षम को आ जाएगा होश, या फिर रजत और नियति के साथ होने वाला है कुछ नया? ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।